IVM. There's a quick survey to fill out on ivmpodcast.com/survey. It lets us know a little bit more about who's listening to us. And you know what? We're going to do a few prizes. So, we'll do a random drawing of maybe 10 people and we'll send you all some swag. Remember, that's ivmpodcast.com/survey where you can fill out the survey. साल 2008 में जब आईपीएल का पहला सीजन खेला गया तो दो टीमें बहुत ज्यादा ताकतवर नजर आ रही थी और दोनों ही टीमों ने सेमीफाइनल तक का सफर तय किया। हम बात कर रहे हैं पंजाब और दिल्ली की, और उसके बाद ये दोनों ही टीमें कभी पस्त होती नजर आई तो कभी मस्त होती नजर आई। खासतौर से दिल्ली की टीम की बात करें तो पिछले 3 सीजन में वो लगातार प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब रहे, लेकिन पंजाब की टीम लगातार पस्त होती रही। वो एक बार भी क्वालिफाई नहीं कर पाया 2008 के बाद से। और ऐसे में अब सवाल बड़ा ये है कि नए सीजन की शुरुआत जो आईपीएल की हो रही है, मेगा ऑक्शन के बाद दोनों टीमें कितनी ताकतवर हुई हैं, या कौन-कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पर इनको काम करने की जरूरत है। आज खेल नीति पर इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे। नमस्कार, खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा और दो खास मेहमान हमारे साथ, सभा भाई और निखिल भाई हमारे साथ हैं। हमारे तमाम व्यूअर्स, हमारे जो श्रोता हैं, उनका भी बहुत-बहुत अभिनंदन और स्वागत है हमारे इस खास शो में। और आज हमने दो टीमें इसलिए चुनी है कि ये दोनों ही टीमें बड़ी टीम नजर तो आती है लेकिन कभी फाइनल तक नहीं पहुंची। दिल्ली तो हाँ, हालांकि फाइनल तक पहुंची है, लेकिन पंजाब के लिए खास तौर से कह सकते हैं कि जितनी ताकतवर वो नजर आती है, अक्सर मैदान पर उनकी कलई खुल जाती है, यानी कि वो एक्सपोज हो जाते हैं पूरी तरह से, और फिर स्ट्रगल उनका आईपीएल में लगातार जारी रहता है। क्या इस बार पंजाब का स्ट्रगल खत्म होगा? क्या दिल्ली की टीम फाइनल तक तो पहुंची, क्या चैंपियन बन पाएगी? इन सभी मुद्दों पे चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। निखिल भाई, पहले तो शुरुआत पंजाब से ही अगर करें, पंजाब ऑक्शन में बहुत एग्रेसिव नजर आई, चाहे वो शिखर धवन को लेके हो या लिविंगस्टोन को लेके हो, रबाडा को लेके हो। क्या ये एग्रेशन उनका मैदान पे प्रदर्शन में तब्दील हो पाएगा, जिस तरह का स्क्वाड आप पंजाब का देख रहे हैं? राजीव भाई, उम्मीद करते हैं। पिछले साल भी जब खेल रहे थे पंजाब किंग्स, टीम बहुत बढ़िया कर रही थी केएल राहुल की कप्तानी के अंडर। कुछ हैरानगी वाले डिसीजन लिए जा रहे थे। आपको याद होगा कि कितने मैचेस, सवा भाई को भी याद होगा, रवि बिश्नोई को खिलाया ही नहीं। वो आपके जो एक हाँ, मेन विकल्प हो सकते हैं, वो एक ऐसा गेंदबाज था कि वो बीच में आके ये आपको इसीलिए विकेट कप्तान भी गया, रवि बिश्नोई भी गए। अब देखिए, कप्तान मुझे लगता है खुद नहीं वहां खेलना चाहते थे। माहौल बहुत जरूरी है। टी20 जी। क्रिकेट में जिस पेस पे गेम चलता है, माहौल बहुत जरूरी है कि आपका वो ड्रेसिंग रूम की सोच, कौन से खिलाड़ी से आप क्या निकालना चाहते हैं, वो एक लीडर का होना जरूरी है कि हम इस तरीके से इस रास्ते पे चलेंगे। 11 खिलाड़ी हैं लेकिन एक सोच के साथ खेलते हैं, चाहे किरदार अलग अलग हो, पर वो माहौल ड्रेसिंग रूम का होना चाहिए। लेकिन तब पंजाब टीम के साथ निखिल भाई एक प्रॉब्लम तो नजर आती है कि मैदान पर कप्तान कोई और होता है और अक्सर टीम कोई और चला रहा होता है। ये आप साफ देख सकते हैं। क्या इस बार भी कुछ वैसा ही? क्योंकि फिर एक पपेट के तौर पे मुझे लग रहा है मयंक अग्रवाल को कप्तान बना दिया गया। अब कितना अनिल कुंबले और मयंक अग्रवाल की बनती, दोनों कर्नाटक के हैं, हम सब जानते हैं, कर्नाटक के लिए खेल भी चुके हैं। बट ये क्या आपको भी महसूस होता है कि एक एक डमी के तौर पर अक्सर पंजाब के कप्तान को हम देखते हैं? देखिए, उम्मीद करता हूं कि ऐसा ना हो रहा हो, क्योंकि मतलब अनिल हुआ भाई है भी पहले, आपने बहुत महसूस किया? नहीं महसूस किया। मतलब आपको कप्तान को एक फ्रीडम देनी चाहिए। आप अगर कोच हुँ, हैं, मैं बता रहा हूं, अगर ऐसा हो रहा होगा, अगर आप कप्तान को फ्रीडम देते हैं, तो कई बारी वो ऑन द स्पॉट वो डिसीजन लेता है। वो कई सही हुँ, होंगे, कुछ गलत होंगे, लेकिन अगर आपको सिर्फ बताया जाएगा और आप रोबोट की तरह उसको काम करते रहेंगे, तो वो ठीक नहीं। क्योंकि बाहर से जो गेम चल रहा होता है वो अलग नजर आता है, और अंदर जो कप्तान होता है ना, वो अलग हुँ, सोच के साथ गेम को चलाने की कोशिश करता है। तो उम्मीद करता हूं कि मयंक, अगर केएल राहुल के साथ नहीं हुआ होगा, लेकिन मयंक के साथ भी ये ना हो, क्योंकि उनके पास जी, सीनियर्स आसपास है, एक अच्छी बैटरी है जो यंगस्टर्स की नजर आ रही है। शाहरुख खान, एक, मैं उनको बहुत करीब से देखा जब टीएनपीएल में मैं काम कर रहा था। उनमें हुँ, वो अद्भुत पावर है। पिछले साल उनको भी नहीं खेलने को मौका मिल रहा था। वो एक ऐसा खिलाड़ी है कि आप उनको सारे मैचेस खिलाने को देखें, और आप उनके लिए, हुँ, उनका रोल हो कि आखिरी 5-6 ओवर जैसी बचते हैं, जितनी भी विकेट गिरी, वो कहिए जी आप जाइए, आप जाके खेलिए, क्योंकि जिस दिन उसका बल्ला चलेगा आपको वो वैसी मैच जिता देगा। तो ये कुछ जी, मैच विनर्स थे, उनका इस्तेमाल नहीं किया गया। वो थोड़ा हैरान करने वाला मेरा वो समझ में नहीं आ रहा था ये क्यों हो रहा था कि आप मैच विनर्स को बाहर छोड़ रहे हैं। जी।
भाई जैसे कि निखिल भाई कह रहे हैं मैदान के बाहर अलग तरीके का मैच होता है और मैदान के अंदर अलग तरीके का। अब बाहर वाला मैच तो ऑक्शन टेबल पे खेला गया और उस टीम का हिस्सा आप भी थे। अब ऑक्शन टेबल पे जो मैच आपने खेला उससे कितने आप सेटिस्फाई हैं? और मैदान के अंदर जो मैच खेला जाएगा जहाँ पे एक टीम उतारेंगे जो आप लोगों ने चुनी है सबने मिलके, उससे कितनी सेटिस्फाइड हैं आप अपने स्क्वाड से? देखिए, सत्य तो यही है राजीव कि हर एक जो टीम है ऑक्शन टेबल के बाद ऑक्शन जब खत्म हो जाता है सबको यही लगता है कि उन्होंने बड़ी अच्छी टीम चुनी है। पर जी। अंत में निर्भर करता है कि आप किस तरह से परफ़ॉर्म करते हैं मैदान के ऊपर। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक शानदार एनवायरनमेंट बनाएँ टीम का। कई सारे प्लेयर्स को आपको डेवलप करना होता है, जो पहले 2-3 मैचेज़ में नहीं खेल रहे हैं, उनको भी आपको ये बताना होता है कि आपकी ज़रूरत हमें कभी भी पड़ सकती है। तो 24 से हुँ, 25 जो प्लेयर्स आपने चुने हैं, उनको आप किस तरह से ट्रीट करते हैं, उनको आप किस तरह से तैयार करते हैं, वही आपको हेल्प करता है मैदान में। इसीलिए मुझे हुँ, लगता है कि जो बहुत ज़रूरी काम होता है, वो कोचिंग स्टाफ का होता है। कि वो किस तरह से प्लेयर्स के साथ कम्युनिकेशन बना के रखते हैं, किस तरह से उनको पीक परफ़ॉर्म करने के लिए तैयार करते हैं। तो ये काम जो है हर एक टीम इस समय कर रही होगी, चाहे वो पंजाब किंग्स हो, चाहे वो दिल्ली कैपिटल्स हो या फिर चाहे कोई और टीम क्यों ना हो। देखिए हुँ, पंजाब किंग्स किंग्स जो है सबसे रिच टीम थी ऑक्शन टेबल पर। उनके पास बिल्कुल, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 72 करोड़ थे प्लेयर्स को बाय करने के लिए और बिल्कुल। उन्होंने ऑक्शन टेबल पर इसीलिए इतना ज़्यादा एग्रेशन दिखाया और मेरे ख़्याल में सबसे ज़्यादा बिडिंग वॉर में कोई इंडल्ज हुआ होगा तो वो थे पंजाब किंग्स क्योंकि उनके पास हुँ, पैसे थे और उन्होंने अच्छे बाइज़ भी किए हैं। मुझे लगता है 3-4 खिलाड़ी जो हैं, वो इम्पोर्टेंट रहेंगे पंजाब किंग्स के लिए। मयंक अग्रवाल, शिखर धवन ओपन कर रहे हैं, उनके पास लैम लिविंगस्टन है और जॉनी बेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी रहेंगे पंजाब किंग्स के लिए। हुँ, और उसके साथ-साथ नीचे में भारतीय मूल के अगर हम खिलाड़ी को देखें, तो वो है शाहरुख खान। उनकी गेंदबाज़ी भी हुँ, स्ट्रॉन्ग है, उनके पास रबाडा है, उन्होंने अर्शदीप सिंह को रिटेन किया है, संदीप शर्मा वापस वो लेकर आए हैं। तो उनके पास विकल्प काफ़ी अच्छे हैं पेस बॉलिंग में। स्पिनर्स में हरप्रीत बरार हैं जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, अच्छे ऑल-राउंडर हैं। तो उनके पास कई सारे विकल्प हैं। राहुल चाहर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बाई है उनके लिए। तो मुझे लगता है हुँ। कि लेफ्ट आर्म स्पिनर और एक राइट आर्म लेग स्पिनर की जोड़ी मेरे विचार में काम करना चाहिए इस बार पंजाब किंग्स को। समा भाई पृथ्वी शॉ को लेके सवाल है मीत सोनी का उनका कहना है कि यूएई टेस्ट में फेल हुए उसके बाद भी उनको आईपीएल खेलने की परमिशन मिली है क्या रीजन आप देख रहे हैं इसके पीछे? नहीं पर यो-यो टेस्ट और आईपीएल खेलने में कोई कनेक्शन नहीं है। यो-यो टेस्ट एक बेंचमार्क होता है भारतीय टीम के लिए, वो भी हम्म निर्भर करता है सिचुएशन के ऊपर। यहाँ पर ऐसा कुछ अभी बेंचमार्क सेट किया किया गया नहीं है और यहाँ पर बीसीसीआई का ये जो टेस्ट हुआ था एनसीए में हुआ था। वो जो जितने हम्म सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं या जो ऐसे प्लेयर्स हैं जो आईपीएल खेल रहे हैं, उनको टेस्ट किया गया था। ये चेक करने के लिए कि उनको फिटनेस लेवल्स कैसा है। अब इसके बाद जो भी काम करना है वो हर एक फ्रेंचाइज़ी के कोचिंग स्टाफ या फिर एसएनसी को काम करना होगा पृथ्वी शॉ के जी ऊपर। मुझे विश्वास है कि जब तक आईपीएल शुरू होगा, तब तक पृथ्वी शॉ की फ़िटनेस और ज़्यादा इम्प्रूव कर रही होगी और अंत में हमें पृथ्वी शॉ से रन्स चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल और क्रिकेट एक स्किल गेम है, ये भी हमें समझना पड़ेगा। हम बहुत ज़्यादा फ़िटनेस के पीछे तो भागते हैं, बट हमें ये भी देखना पड़ेगा बहुत ज़्यादा फ़िट खिलाड़ी कभी ज़ीरो पे आउट होते हैं और थोड़ा बहुत अगर आप यूरो टेस्ट में पीछे रह गए हैं, तो आप अगर 100 बना रहे हैं तो शायद टीम के लिए बहुत बेनिफिशियल है। बहरहाल एक बेंचमार्क है, इस पे आगे कभी बातचीत करेंगे। लेकिन निखिल भाई ऑक्शन टेबल की जो हम बात कर रहे थे या बेंच मैदान से बाहर की जो लड़ाई की आपने चर्चा शुरू की थी, उस पहली लड़ाई में तो पंजाब ने दिल्ली को बिल्कुल ही बड़े-बड़े झटके दिए, शिखर धवन ले गए, रबाडा ले गए। मतलब दिल्ली को तो जो सबसे सीवियर झटके दिए वो पंजाब ने ही दिए शुरुआत में। जो बगल में बैठे हैं ना दिल्ली कैपिटल्स, ये पूछे क्यों जाने दिया इन्होंने। पर जहां तक मुझे खबर थी या निखिल भाई एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट शिखर को बताऊँ? ये रखना चाह रहे थे हाँ। लेकिन वो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो पिछली बार की दिल्ली की टीम है पैसे तो उसमें से होने चाहिए 8 निखिल। 8 खिलाड़ी टीम के साथ नहीं है और 7 ऐसे खिलाड़ी जो प्लेइंग 11 में बराबर हिस्सा थे जब दिल्ली 3 साल क्वालीफाई की है। तो ये बहुत बड़ा सेटबैक है एक तरह से दिल्ली के लिए। क्या कैसे आप देखते हैं निखिल भाई? प्लेयरों का नाम मैं बताऊंगा आगे। वही में देखिए सेटबैक क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है एंड सवा भाई शायद अग्री करेंगे जब आपके पास जैसे आपने कहा कि हम्म, एक टीम में से 11 में से 7 खिलाड़ी आप चले जाते हैं तो पता चलता है कि फिर आपको दोबारा
अपनी कोर स्ट्रेंथ बनानी पड़ती है, आपकी कोर जैसे आपने अपने प्लेयर जो है रिटेन किए हैं, उसके बाद जब फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे तो कौन से खिलाड़ी का क्या रोल रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएगा। क्योंकि जब एक टीम अच्छा कर रही होती है, और दिल्ली कैपिटल पिछले 2 सीजन में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। आई थिंक 3 सीजन 2000 क्वालीफाई किया है, 3 जी, लगातार और प्लेऑफ के लिए 2020 में फाइनल में खेले थे। फाइनल भी तो खेले जी। तो एक टीम का पता चलता है कि वो जेल कर रही है, उनको पता है कि कौन सा प्लेयर क्या क्या रोल क्या है, वो कौन सा प्लेयर क्या जिम्मेदारी निभा रहा है। तो उस लिहाज से अब सारा कुछ नया करना पड़ेगा। और जो मेन को इनके प्लेयर रहेंगे, ऋषभ पंत, पृथ्वी शॉ, किस तरीके से वो मुकाबले जिताने को देखेंगे। तो शुरुआत में जो पहला सीजन, जो ये सीजन रहेगा, आपके जो सीनियर प्लेयर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि किस तरीके से जी। बाकी टीम को वो लेके चलेंगे। क्योंकि आपके पास से एक सलामी बल्लेबाज है जो ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग करता है, ऋषभ पंत है जो आपको मुकाबले जिताएगा। तो उनके इर्द गिर्द बाकी की बल्लेबाजी चलेगी। निखिल भाई 2 सवाल हर्षैन के जो एक साथ अगर मैं क्लब कर दूं। एक तो उनका कहना है कि शिखर धवन जो है बड़ा रोल प्ले करेंगे टीम को बाइंड करने में, और दूसरे 4 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स का नाम लिया उन्होंने कि बहुत इस आईपीएल के जो नया सीजन शुरू होगा उसके बहुत डिस्ट्रक्टिव प्लेयर्स में शिखर धवन, मयंक, जॉनी और लिविंगस्टोन का नाम शामिल, और शाहरुख खान को भी वो शामिल कर रहे हैं टॉप 5 डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन में। देखिए, डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन जरूर हैं। मेरे ख्याल में शिखर का रोल यही रहेगा कि वो लंबी इनिंग्स खेलने को देखे, वो एक एंड पकड़ेंगे। शुरुआत में पावर प्ले में हुँ, उनका योगदान जरूरी रहेगा, लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन बढ़िया रहेगी मयंक के साथ, और बाकी के बैट्समैन इर्द गिर्द उनके चलेंगे। डिस्ट्रक्टिव में ठीक है, डिस्ट्रक्टिव में हुँ, आप ऋषभ को नहीं भूल सकते, डिस्ट्रक्टिव में आप पृथ्वी शॉ को नहीं भूल सकते, क्योंकि पृथ्वी शॉ जब 6 ओवर में बल्लेबाजी करते हैं तो अलग एक स्ट्राइक रेट उनका चलता है, वो ऐसे अपना टीम को मोमेंटम दे देते हैं। तो फिर वो हुँ, विपक्षी टीम के ऊपर फिर वो दिक्कतें बढ़ जाती। तो पंजाब की टीम मुझे अच्छी लग रही है, बट वो गेंदबाजी के लिहाज से आपके पास क्या है, वो जो हम लोग स्पिन की बात कर रहे थे, राहुल चहर की वो 24 गेंदें जरूरी पड़ जाएंगी, कगिसो रबाडा। अब यही फर्क है ना कि आप अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, राजीव हुँ, भाई, इसमें बहुत फर्क पड़ता है। और इसमें आपके पास एक शातिर कप्तान की जरूरत होती है। अनुभव तो चलिए जरूरी रहता ही है, अगर अनुभव नहीं है हुँ। मयंक के पास, लेकिन एक शातिर कप्तान की जरूरत रहती है। उम्मीद करता हूं कि ये जो मैचअप्स होता है उसको भी जहन में रखे, लेकिन गेम अंदर अलग हिसाब से चलता है। तो उस समय आपको गेम को रीड करके अपने बॉलर्स को इस्तेमाल करने को देखना होगा। सो भाई प्रियांशु शर्मा का एक सवाल है कि केएल राहुल ने जब ऑरेंज कैप जीता तो पंजाब 7वें नंबर पर थी। विराट ने 2016 में जब ऑरेंज कैप जीता तो आरसीबी फाइनल में थी, और गायकवाड़ ने जब ऑरेंज कैप जीता, ऋतुराज गायकवाड़ ने, तो सीएसके फाइनल में गई और वो चैंपियन भी बने। क्या राहुल ये साफ दर्शाता है कि राहुल अपने लिए बल्लेबाजी कर रहे थे जिससे नुकसान हुआ टीम को, पंजाब को? मुझे नहीं लगता है कि ऐसी बात थी। देखिए, हर एक कप्तान अगर वो ओपन कर रहा होता है तो उसका ध्यान यही रहता है कि उसके पास किस प्रकार की गहराई है बल्लेबाजी में। और पिछले साल अगर आपको याद होगा तो बल्लेबाजी में मुझे लगता है थोड़ी बहुत कमज़ोर रही थी हुँ, पंजाब किंग्स की टीम। क्रिस गेल को कई बार उन्होंने ओपन कराया, कई बार उन्होंने नंबर 3 पर खिलाया। जो मध्य क्रम उनका सॉलिड होना चाहिए था वो देखने को मिला नहीं। इसीलिए मुझे लगा कि केएल राहुल का जो स्ट्राइक रेट है हालाँकि 125, 130, 135 के बीच में ही रहा। वहाँ से कभी उनको एक्सेलरेशन करने का मौका मिला नहीं। हुँ, क्योंकि उनको ये हमेशा लगता था कि नीचे में कोई ऐसा बल्लेबाज है नहीं जो शानदार स्ट्राइक रेट के साथ मैच को आगे लेकर जाए। और इसी वजह से हालाँकि रन ज़रूर बनाए केएल राहुल ने और इफेक्टिव भी रहे, पर जो सपोर्ट उनको हुँ, अन्य खिलाड़ियों से मिलना चाहिए तो वो उस प्रकार से उनको मिल नहीं पाया। जैसा कि निखिल ने कहा था कि शाहरुख खान मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट कड़ी हैं उनके लिए। हुँ, पिछले सीज़न में उनको उतना मौका मिला नहीं खेलने के लिए, पर इस बार मुझे लगता है कि नंबर 5, नंबर 6 वो जो पावर हिटर जो है उसकी भूमिका शाहरुख खान को निभानी होगी। लियाम लिविंगस्टन एक बहुत इम्पोर्टेंट खिलाड़ी है उनके लिए। तो ये 2 प्लेयर्स जो हैं, हुँ, मुझे लगता है नंबर 5 और नंबर 6 के लिए आइडियल होंगे पंजाब किंग्स के। और ऊपर वाले जो प्लेयर्स हैं उनको कंट्रीब्यूट करना होगा। पर केएल राहुल के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीज़न है फिर से उनके लिए। जिस तरह से उन्होंने पिछले बार रन्स बनाए तो वही उम्मीद होगी कि इस बार वो रन्स बनाएँ, पर उसके हुँ। साथ-साथ स्ट्राइक रेट में भी इज़ाफ़ा होना चाहिए। बिल्कुल, और निखिल भाई जो सबसे कमज़ोर या वीक पॉइंट पंजाब का नज़र आ रहा है, वो है स्पिन डिपार्टमेंट। अगर आप राहुल चहर और बरार को देख लें उसके बाद कोई स्पिनर नहीं है। अब इंडिया में आप खेल रहे हैं, ये भी एक बड़ा लैक था, बट ठीक है बहुत ज़्यादा पैसे थे ऑक्शन में उनके पास, बट वो स्पिन डिपार्टमेंट की तरफ शायद उनका ध्यान ही नहीं गया। अगर आप देखें तो तीसरा
स्पिनर डोमेस्टिक क्रिकेट के 1-2 नाम जरूर हैं, बट आप कह देंगे इनको कॉन्फिडेंटली आप कह देंगे हम प्लेइंग 11 में खिला देंगे, थोड़ा मुश्किल होने वाली है? रजत देखिए, इस सीजन तो वैसे भी आप लाल मिट्टी पे खेल रहे हैं हाँ। और लाल मिट्टी में आपका स्पिन डिपार्टमेंट जो है ये मुझे काफी पुख्ता नजर आ रहा है। हरप्रीत बरार को आप हल्के में ना आके, जब उनको मौका मिला है नहीं, उन्होंने अच्छा बढ़िया डालते हैं बहुत, प्रदर्शन मैंने किया। देखा जी, हाँ, जी। अच्छा डालते हैं, लेकिन उनका आप इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं, फर्क ये रहेगा। राहुल चहर तो मुंबई इंडियंस के लिए इतने साल खेले हैं, उनको मालूम है मुंबई में जब आप अभ्यास भी करते हैं, अगर ड्यू आता है तो शाम को किस तरीके से मैनेज कर लेते हैं। लेकिन हरप्रीत बरार के लिए एक चैलेंज रहेगा, फिंगर स्पिनर है, गेंद गीला होता है, अगर शाम को डिफेंड करने को देखेंगे मुंबई में, ब्रबॉर्न में, वानखेड़े में अगर ओस गिरती है, डीवाई पाटिल में, तब वो किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। फिर मैं बात उसी पे आऊंगा, शातिर कप्तान बॉल गीला होने से पहले क्या अपने स्पिनर्स के कुछ ओवर निकाल देगा, क्योंकि सूखा जी। गेंद है, थोड़ा सा ग्रिप भी करेगा, लाल मिट्टी का है, तो फिर ये सब चू चलाकियां करनी भी जरूरी रहती है। बट जी। उम्मीद करता हूं कि दोनों गेंदबाज, मेरे ख्याल में इनके लिए ये सीजन जरूरी रहेगा। पिछले कुछ साल में अच्छा प्रदर्शन इन्होंने किया है, लेकिन अब जो है ना, इनकी टीम के साथ वो एक्सपेक्टेशन जुड़ गई है कि आपने 2-2 जी। 3-3 सीजन टीम के साथ निकाल दिए हैं। अब एक्सपेक्टेशन ये है कि आपको मालूम है रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, आपको मालूम है कि आप गेंदबाजी से मैच का रुख बदल सकते हैं। तो ये कला इनमें जी। है। तो अब एक्सपेक्टेड लाइंस पे परफॉर्म करने को देखना है। एक और चलिए डेली स्पिनर है टीम। उनके पास जी, राजीव, जी, अंश जी, पटेल, वो जी। मिस्ट्री स्पिनर है, अच्छा। लेफ्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स स्पिनर है वो भी। वो एक हुँ। अच्छा विकल्प हो सकते हैं पंजाब किंग्स के लिए। ऋतिक चैटर्जी बंगाल के ऑलराउंडर हैं, वो बैटिंग भी करते हैं, लेग स्पिन भी करते हैं, उनके पास हाँ। विकल्प हैं कई सारे। उन्होंने कई नहीं वो सारे मैंने ऑलराउंडर्स पिक किए मैंने हैं गिनाए वो नाम कि राजीव। डोमेस्टिक क्रिकेट के नाम तो आप मतलब हैं हाँ, आपके मैं कह पास। रहा हूँ उन्होंने जी। पंजाब किंग्स ने ना डोमेस्टिक प्लेयर्स में ऑलराउंडर्स काफी पिक किए हैं। प्रेरक मांकड़ जो अच्छा। सौराष्ट्र के लिए खेलते हैं वो हैं। ओडियंस में तो एक और ऑडियंस पावरफुल विद है जी। स्ट्राइकर हैं जी। कि बल्लेबाजी भी करते हैं, गेंदबाजी करते हैं, तो कई सारे ऑलराउंडर्स हैं इस बार पंजाब किंग्स हुँ। के टीम में। तो चलिए डेली टीम के बारे में बहुत डिटेल में आगे बातचीत करेंगे। एक छोटा-सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, तुरंत हाज़िर होते हैं। If you love cricket, listen up. The Edges and Sledges Cricket Podcast is here for you. Hosted by DJ, Varun, and me, Ashwin, we bring a fun, fresh fan's point of view to talking all things cricket. Sometimes it's just the three of us, sometimes we have guests, including current and former international cricketers. For new episodes every week, check out the Edges and Sledges Cricket Podcast on the IVM app, website, or wherever you get your podcasts. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम आज बात पंजाब और दिल्ली की टीमों के बारे में कर रहे हैं। नए सीजन की शुरुआत हो रही है और मेगा ऑक्शन में जो शायद सबसे ज्यादा परेशानी या दिक्कतें आई वो दिल्ली टीम के लिए थी, क्योंकि 3 साल बेहद मजबूती के साथ ये टीम खड़ी रही आईपीएल में। और जैसे ही मेगा ऑक्शन आया, पैसा एक बड़ा रीजन था जिसकी वजह से अपने खिलाड़ियों को रिटेन नहीं कर पाए। बट 8 मेन खिलाड़ी टीम के साथ छोड़ के चले गए। बल्लेबाजी में देखिए शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, हेटमायर और मार्कस स्टोइनिस जैसे बड़े नाम निकल गए। गेंदबाजी में अगर हम बात करें आर अश्विन, अमित मिश्रा, कगिसो रबाडा और आवेश खान, यानी कि 8 खिलाड़ी इस टीम के निकले, जिनमें से 7 खिलाड़ी परमानेंट टीम का हिस्सा थे। सबा भाई अगर आप पीछे जाकर देखें थोड़ा, तो ये एक बड़ा सेटबैक सा लगेगा। बनी बनाई टीम अगर बिखर जाए, और मेगा ऑक्शन तो मजबूत करने के लिए होती है टीमों को, ये तो टीम ही पूरी तरह से बिखर गई। ज्यादातर टीमें तो अपने खिलाड़ियों को लाने में भी काफी हद तक कामयाब रही। मसलन चेन्नई ने 4 रिटेन किए थे और 6 अपने वापस ले आए। दिल्ली ये काम नहीं कर पाई। हाँ राजीव, उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि एक तो हमारे पास पर्स ज्यादा था नहीं। अंत में हुँ। जितनी भी आप कोशिश करें, जो ऑक्शन में जो जिस तरह की बाइंग स्प्री होती है, उस लेवल पर आप प्लेयर्स को रिटेन कर नहीं सकते हैं, चाहे वो आर अश्विन हो, हुँ। शिखर धवन हो, या फिर श्रेयस अय्यर। अब श्रेयस अय्यर की बोली जिस तरह की लगी, दिल्ली कैपिटल्स के पास उतने पैसे थे नहीं उनको रिटेन करने के हुँ। लिए। और ये हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यही होने वाला है। देखिए, कोशिश यही रहती है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स ने 4 प्लेयर रिटेन किए थे, तो प्रयास यही था कि अगर आप 4 और मैच विनर्स अपने अपने 11 को ध्यान में रखकर आप खरीद पाएँ, तो फिर आप हुँ। टीम को बिल्ड कर सकते हैं। इसी वजह से जो खिलाड़ी ये दिल्ली कैपिटल्स ने चुने हैं या फिर खरीदे हैं, उनके पीछे यही सोच थी, चाहे वो डेविड वार्नर हो, मिचेल मार्श हो, रोमन पावेल हो, शार्दुल ठाकुर हो, इस तरह के खिलाड़ी आपने चुने हैं, चेतन सकारिया क्यों ना हो, खलील अहमद हो। इस तरह के हुँ। प्लेयर्स अगर आपकी टीम में आ जाते हैं, तो फिर आप टीम को बिल्ड कर सकते हैं। और हर एक आईपीएल टीम को बिल्ड करने में थोड़ा समय लगता है। और हुँ। ये जो समय है आईपीएल शुरू होने के पहले,
वहाँ पर इसी प्रकार का काम हो रहा होगा कि किस तरह से क्या टीम कॉम्बिनेशन के साथ आपको मैदान में उतरना चाहिए। सबसे बड़ा चैलेंज जी। या चुनौती जो रहेगी दिल्ली कैपिटल्स के लिए, वो है अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेयर्स राजीव। जिस तरह की हाँ। खबरें आ रही हैं, हो सकता है कि जो प्लेइंग 11 के 3 या 4 जो हमारे मेन प्लेयर्स थे, वो 1 या 2 मैचेस के लिए या 3 मैचेस के लिए अवेलेबल ना हो। हुँ। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा दिल्ली कैपिटल्स के लिए। निखिल भाई आप कैसे देखते हैं? जिस तरह मैंने प्लेयर्स गिनाए आपको 7 प्लेयर अगर किसी प्लेइंग 11 के स्क्वाड की बात नहीं कर रहा, जो रेगुलर मेंबर हैं प्लेइंग 11 के, पिछले 3 साल जिन्होंने दिल्ली के लिए अच्छा किया, दिल्ली टीम लगातार क्वालीफाई कर रही थी नॉकआउट के लिए। अब सडनली हम उठा के देखते हैं तो वो टीम थोड़ी बिखरी हुई नज़र आ रही है। और इन द मेगा ऑक्शन में जो 10 टीमें उतरी थी उनमें शायद सबसे ज़्यादा नुकसान है वो दिल्ली कैपिटल्स को झेलना पड़ा। दिक्कत तो रहेगी, इसमें कोई दो राय जी। नहीं है। वहीं पे एक चैलेंज रहेगा ऋषभ पंत के साथ किस तरीके से दोबारा वो टीम को बनाने को देखते हैं। जो आपने नाम लिए, श्रेयस अय्यर किसी और टीम के अब जाके कप्तान बन गए हैं, कगिसो रबाडा अब दूसरी टीम में चले गए। तो ये कोर प्लेयर, ये सीनियर प्लेयर्स, ये मैच विनिंग प्लेयर्स हैं जो अलग अलग टीमों में जाके वो जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। एक और जो मुझे लगता है जो चैलेंज रहेगा कि शायद जैसे सभा भाई ने बोला 2-3 प्लेयर अवेलेबल नहीं रहते। दुर्भाग्य से अगर मान हुँ। लीजिए वो शुरुआत के कुछ मैचेस हार जाते तो एक कप्तान के ऊपर, एक टीम के ऊपर और प्रेशर बन जाता है। क्योंकि अभी भी शायद ऑनरेक नोकिया फिट नहीं है। मिच मार्श अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो थोड़ा सा लेट ज्वाइन कर रहे हैं हुँ। क्योंकि वो नेशनल ड्यूटी पे है। मैच विनिंग प्लेयर्स हैं लेकिन वो शुरुआत होना भी बहुत जरूरी रहता है। एक चैलेंज रहेगा ऋषभ के लिए भी और पूरी टीम के लिए कि किस तरीके से टीम को इकट्ठा करते हैं। जी। सभा भाई क्या डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ की जोड़ी बहुत हद तक आप उन पे निर्भर कर रहे हैं? ठीक उसी तरह से पंजाब के लिए जैसे शिखर धवन की हम बात कर रहे हैं और मयंक अग्रवाल की। लेफ्ट हैंड, राइट हैंड कॉम्बिनेशन दोनों टीमों के पास है ओपनिंग पेयर में। हाँ, ये आइडियल कॉम्बिनेशन रहता है लेफ्ट हैंड, राइट जी। हैंड का क्योंकि फिर ऑपोज़िशन के पास ज़्यादा विकल्प होता नहीं है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी या फिर टैक्टिक्स बनाने के लिए। और ये जो हम लोगों ने इसको ध्यान में रखकर ही ऐसे ओपनिंग बल्लेबाज के लिए बिड किया था, चाहे वो शिखर धवन हो या फिर डेविड वार्नर हुँ। क्यों ना हो। अच्छा रहा कि डेविड वार्नर को हम लोगों ने जो जिस तरह से खरीदा था और उन वो एक मेरे हिसाब से बहुत ही स्मार्ट बाय है। पर अंत में निर्भर हाँ। करता है कब से वो अवेलेबल हो जाए। अगर हमारे लिए पहले 1 या 2 मैचेस के बाद अवेलेबल हो जाए, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। पृथ्वी शॉ के साथ हमें एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो जिसके पास थोड़ा बहुत अनुभव हो और हुँ। पृथ्वी शॉ उनके साथ और ज़्यादा ब्लॉसम करें और उम्मीद यही की जा रही है कि पृथ्वी शॉ एक बहुत बड़ा प्लेयर इस बार निकल कर सामने आए। पिछली बार आपको याद होगा कि पावर प्ले में उनका स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छा रह रहा था और पावर हाँ। प्ले के बाद उन्होंने ज़्यादा इनिंग्स को अपने आगे बढ़ाया नहीं, जिस तरह शिखर धवन ने बढ़ाया है। तो कोशिश यही है, प्रयास यही होगा पृथ्वी शॉ का और कोचिंग स्टाफ उस पे ज़रूर काम करेगा कि वो माइंडसेट में परिवर्तन आना चाहिए। जो स्ट्राइक रेट से आप बैटिंग कर रहे हैं पावर प्ले में, उसी को आपको और भी आगे बढ़ाना होगा। क्योंकि मुझे भी ये विश्वास है कि पृथ्वी शॉ सिर्फ पावर प्ले के प्लेयर नहीं है। उनके पास वो हुँ। कला है, वो टैलेंट है, वो पावर है जो पावर प्ले के बाद भी ढेर सारे रन्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी टीम के लिए। निखिल भाई मीश सोनी का एक सवाल है कि क्या डेविड वार्नर इस बार ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं दिल्ली टीम के लिए? मैच विनर है। वो अगर पिछला हुँ। सीजन खराब गया, अमूमन आप देखते हैं कि एक ऐसे प्लेयर का अगर एक सीजन खराब होता है तो अगले सीजन में वो बाउंस बैक बड़ी जोर से करते हैं और कहीं ना कहीं हुँ। वो चोट भी लगी होगी। जिस तरीके से सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान थे, फिर हटे, फिर वो सब हुआ कि वो ड्रिंक्स लेके आ रहे हैं दिखाने के लिए। तो हुँ। शायद मुझे लगता है कि ट्रम्प कार्ड रहेंगे ज़रूर, जिस तरीके के वो खिलाड़ी हैं। और मुंबई में वो खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर मुंबई में अमूमन अच्छा करेंगे और वेस्ट इंडियन प्लेयर्स भी, क्योंकि इन पिचेस में उछाल रहता है। बॉल हुँ। अच्छी गति से उछाल के साथ बैट पे आता है तो और ये इनको सूट करता है। गुड बैटिंग कंडीशंस, लाल मिट्टी का विकेट, वैल्यू फॉर शॉट्स मिलता है। तो उम्मीद करते हैं कि डेविड वार्नर दिल्ली के सेक के लिए जोरदार तरीके से चले। जी। सवा भाई आमतौर पे हमने देखा है कि जब भी इंडियन पिचेस पे आईपीएल हुए हैं बैट्समैन या तो डोमिनेट करते हैं या स्पिनर्स। क्या इस बार मुंबई क्योंकि सारे मैच हो रहे हैं, बार-बार निखिल भाई लाल मिट्टी का ज़िक्र कर रहे हैं। क्या सीमर्स के लिए या जो सीमिंग ऑलराउंडर्स हैं उनके लिए इस बार का आईपीएल बहुत खास होने वाला है? कहना बड़ा मुश्किल है राजीव। एक तो है कि जितने भी मैचेस होंगे, कम से जी। कम इनिशियल राउंड्स में सब के सब विकेट्स जो हैं आपको फ्रेश मिलेंगे। क्योंकि इन इस ऐसे वेन्यूज़ में ज़्यादा मैचेस हुए नहीं इस साल।
डोमेस्टिक सीजन में जो हुआ है वो भी ट्रंकेटेड रहा है। वहाँ पर मुझे याद नहीं है कि मुंबई में मैचेस हुए हैं। इसका मतलब है कि चारों के चारों जो आपको वेन्यूज़ मिल रहे हैं, वहाँ पर आपको ऐसे विकेट मिलेंगे जहाँ पर सीमर्स को मदद मिलेगी। और ऐसे भी महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो मुझे लगता है अगर आप पुणे को छोड़ दें और 3 जो स्ट्रिप मिलेगा आपको वहाँ पर पेस एंड बाउंस मिलेगा। हो सकता है कि मई में फर्स्ट वीक, सेकंड वीक तक और ज़्यादा उसमें ग्रिप मिलने लगे। फिर जैसा कि निखिल ने कहा कि रेड सॉइल का असर स्पिनर्स को मदद साबित वहाँ पर मदद मिल सकती है। पर ये एक ऐसा सरफेस होगा जहाँ पर डिफेंड करना बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि सभी जो जो ग्राउंड्स हैं, सभी ग्राउंड्स जो विकेट्स हैं, वहाँ पर आप पावर हिटिंग कर सकते हैं। बॉल जो है फँस के आता नहीं है, कि एडवांटेज रहता है बल्लेबाजी के लिए। तो बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा यहाँ पर बॉलर्स के लिए, चाहे वो पेस बॉलर्स हों या फिर स्पिनर्स ही क्यों ना हो। क्योंकि ऐसे ग्राउंड्स हैं जहाँ पर डायमेंशंस हालाँकि बड़ा है, पर क्लीन हिटिंग करें तो आप आसानी से बाउंड्री को क्लियर कर सकते हैं। हरचैन का एक सवाल सबा भाई आपके लिए हम लोग भी कई बार पूछ चुके हैं कि सबा सर दिल्ली की टीम ने श्रेयस अय्यर को क्यों नहीं रिटेन किया? ज़रूर रिटेन कर लेते अगर हमारे पास पैसा होता तो। जी। क्योंकि उनकी बोली जो लगी आपको याद है, मुझे लगता है कि 13 या 14 करोड़ में कह रहे थे कि समथिंग केकेआर उनको खरीद लिया। और देखिए जो भी टीम उनको खरीदना चाह रही थी उनके ऊपर डबल वैल्यू ऐड हो जाता है क्योंकि एक तो वो बल्लेबाज अच्छे हैं और दूसरे दूसरे वो कप्तान के रूप में भी वो टीमें उनको खरीदना चाह रही थी। तो आपको याद होगा जो ऑक्शन में जो बिडिंग हुई है श्रेयस अय्यर की, ऐसी टीमों ने उनको बिड किया है जिनको कप्तान की भी तलाश थी। और हाँ। इसी वजह से वैल्यू ज़्यादा ऐड हो गया है श्रेयस अय्यर के। और वो ये डिज़र्व करते हैं क्योंकि श्रेयस अय्यर ने दिल्ली कैपिटल्स के लिए बेहतरीन कप्तानी की है, उन्होंने रन्स भी बनाए हैं। पिछले साल वो चोटिल हो गए थे, इसीलिए कई सारे मैचेस वो खेल नहीं पाए और इसी वजह से इतना बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। पर आइडियली आई एम श्योर कि दिल्ली कैपिटल्स भी चाह रहा था उनको रिटेन करना, पर इस बार चूँकि ऑक्शन के डायनामिक्स अलग होते हैं, इस वजह से उन लोग रिटेन कर नहीं पाए। दो फ्यूचर कैप्टन मैदान पर होंगे दोनों अलग-अलग टीमों के लिए निखिल भाई। मयंक अग्रवाल पंजाब के कप्तान और ऋषभ पंत दिल्ली के कैप्टन। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना यंग ब्लड्स जो है कैप्टन बनेंगे इस बार का जो नया सीजन है। तमाम युवा चेहरे हैं, श्रेयस अय्यर की बात कर लें, वो भी अपनी टीम के लिए कप्तानी कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक वो होगा कि हमारे यंगस्टर्स किस सोच के साथ इस आईपीएल में जाते हैं। राजीव भाई देखिए ऋषभ को कोई दिक्कत नहीं होगी, उनको जी। पर्सनली जानता हूँ, जिस तरीके से उन्होंने कप्तानी की है और ये कप्तानी उन्होंने मांगी थी कि मैं तैयार हूँ और मैं टीम को सामने से लीड करने को देख रहा हूँ, वो अनुभव बड़ा काम आएगा। मजे की बात ये है मयंक अग्रवाल, क्योंकि मयंक अग्रवाल किस तरीके से उभर के आते हैं उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। एक तो बैटिंग में उनको आइडिया लगेगा जिम्मेदारी टीम को किस तरीके से चलाना है, उसके बारे में सोचना है। पहले कोई और कप्तानी करता था तो सिर्फ वो अपनी बैटिंग के ऊपर फोकस करते थे, अब गेम को और बारीकी से और करीब से रीड करने को देखेंगे। प्लस अनिल कुंबले उनके साथ हैं, क्या वो टीम को चलाएंगे या मयंक अग्रवाल? तो ये मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए कि ये खिलाड़ी किस तरीके से उभर के आता है। जिस तरीके के वो बैट्समैन है, गेम को अच्छी तरीके से वो रीड करते हैं, सिचुएशन को अच्छी तरीके से रीड करता है। उम्मीद करता हूं कि ये जो हमारा खिलाड़ी है, युवा कप्तान, फ्लाइंग नंबर्स के साथ जो है वो उभर के आए। और सडनली निखिल और राजीव जो स्पॉटलाइट है ना वो नए-नए कप्तानों के ऊपर आ गई। इसके पहले वो टीम के सिर्फ वो मेंबर थे, पर यहाँ पर चाहे वो मयंक अग्रवाल हो, हार्दिक पांड्या हो, ऋषभ पंत हो, श्रेयस अय्यर हो, कई सारे ऐसे इवन के राहुल भी के राहुल हो, इन सबके ऊपर अब स्पॉटलाइट है। तो ना ही केवल टीम उनको ऊपर देख रही है, प्लेयर्स उनकी तरफ देख रहे हैं, पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हर एक खिलाड़ी उनकी तरफ देख रहा है। ये बेहतरीन मौका है, इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आपको लेना होगा। पर सडनली जो स्पॉटलाइट जो है वो अब इन खिलाड़ियों के ऊपर आ गई, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा इस साल का आईपीएल। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया सबा भाई आपका और निखिल भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसा कि सबा भाई और निखिल भाई ने कहा कि कप्तान स्पॉटलाइट में रहेंगे क्योंकि बहुत युवा हैं और क्योंकि नया सीजन का आगाज, नया कॉम्बिनेशन होगा। आप किस तरह से अपनी टीम खिलाते हैं और किस तरह से आप अपनी रणनीति बनाते हैं, इस पर तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स का ध्यान होगा। और शायद हमें आने वाले समय में फ्यूचर कैप्टन की जो हम बात कर रहे हैं, उसकी पहली झलक भी हमें इस आईपीएल के नए सीजन में देखने को मिल जाए। तो जुड़िए खेल नीति के साथ हर सुबह 9:30 पर खेल नीति के यूट्यूब चैनल और आईवीएम के फेसबुक पेज पर। इसके अलावा मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल भेज सकते हैं। @राजीव मिश्र मेरा ट्विटर हैंडल है, @खेलनीति पी ये खेल नीति का ट्विटर हैंडल है, जहां पर आप हमारा हर एपिसोड देख सकते हैं, सुन सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं आईवीएम ऐप पर, IVMpodcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य आईवीएम पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
Hey, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Cock and Bull, Cyrus and Silvery are joined by Naveen Narona and Sriram Padmanabhan. Tune in to catch them talking about Elon Musk's challenge to Vladimir Putin for a one-on-one battle to end the Russia-Ukraine war. We have a brand new show on the network, Ek Chuski Finance, or a Sip of Finance, or Ek Se Financha. Why does it have so many different names? Because it's a very ambitious project that we're launching at IVM Podcasts, 8 different languages. This is a really special one. It's a podcast that takes into account a female-first perspective of finance and how to get the most out of your money. On Advertising is Dead, Varun talks to Malini Agarwal, founder and creative director of Miss Malini Entertainment. Their conversation takes us through the journey of establishing Miss Malini, how it began as a blog and eventually became an empire. On the Habit Coach podcast, Ashton is in conversation with Roberta Hughes, founder and lead instructor, Peaceful Living, where they discuss how to add self-care into our daily routines. On Ikaduka Economy, Abhinav talks about how the war between Ukraine and Russia will impact India and the world's middle class. On Pulia Bazi, the hosts talk about the concept of one nation, one election. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Also, don't forget to rate us on any platform that you might be listening to us. You can also check us out on YouTube. We have a webpage, ivmpodcast.com/YouTube, where a list of all our channels are. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, SBI Life Insurance, Bank of Baroda, India Water Portal, and Max Life Insurance. Thank you so much for making this possible. जिस तरीके से हमारे माँ बाप ने अपने करियर की सीढ़ियाँ चढ़ी थी, वैसे आज के जमाने में तो पॉसिबल है ही नहीं गुरु, क्योंकि हमारा जमाना इतना कॉम्प्लिकेटेड है। आज क्या नहीं है, कंपटीशन है, सोशल मीडिया है, इतना इंफॉर्मेशन ओवरलोड है कि करियर का टेंशन ज्यादा होता है, उस पर काम कम। टेंशन लेने से कोई फायदा तो है नहीं। क्या करते हैं, ठंडे दिमाग से सुनते हैं प्रोबेशन से प्रमोशन तक पॉडकास्ट को हर सोमवार, जहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिकल बातें होती हैं आपके करियर की। और कौन करता है वो? मैं आपका होस्ट अभिनव त्रिवेदी। ये पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं IVM पॉडकास्ट की वेबसाइट, ऐप या फिर किसी भी अन्य पॉडकास्ट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर।